ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके एसके झा सर का रेलवे समान विज्ञान वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 51 लेके। देखिए अब एक ही सेट बचा है यानी कि प्रैक्टिस सेट 52, वो भी मैं आपको आज ही करा के इस बुक को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है। तो बीसीजी का जो टीका होता है ये क्षय रोग से बचाता है। किस रोग से बचाता है? तो क्षय रोग से बचाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बीसीजी के टीका का आविष्कार जो है फ्रांसीसी बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो अल्बर्ट कैलमेट और केमिल द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उस विकल्प को चुनें जो अन्य तीनों से अलग है, यानी इन तीनों से अलग है। पहला निश्चल कनिकाएं, समीपस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका और बॉयमंस कैप्सूल। देखिए इसमें निश्चल कनिकाएं जो है इन सभी से क्या है, अलग हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रत्येक स्तनधारियों के नेफ्रोजन में एक वृक्क कनिका होती है और इस कनिका के अंदर एक दोहरी दीवार वाली प्यालीनुमा आकृति होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और बोमेंस कैप्सूल से पीछे की ओर एक लंबी संवलित नलिका होती है। क्या होती है? एक लंबी संवलित नलिका निकलती है जो क्रमशः दो भागों में समीपस्थ तथा दूरस्थ में बन जाती है, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा होता है? तो हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल जो होता है ये आपका सनई होता है। क्या होता है? सनई होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। हरी खाद क्या होता है? तो कृषि क्षेत्र में हरी अविघटित सामग्री का उपयोग जब खाद के रूप में किया जाता है तो उसे हम कहते हैं ये हरी खाद है, ठीक है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन या पीवीसी। देखिए पीवीसी जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड जैव निर्मित बहुलक नहीं है। ये पीवीसी जो होता है ये जैव निर्मित बहुलक जो होता है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए सेलुलोज, प्रोटीन और स्टार्च की तो ये जैव निर्मित बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? ये बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निर्मित बहुलक होते हैं। तो ये कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी यानी कि पीवीसी आपका नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में कौन सा लाया जाता है? तो मैक्सिमम लोग जानते हैं, जैसे गांव वाला भाषा में कहते हैं कि किसी को फल पकाने के लिए कार्बाइड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कार्बाइड का। तो ये कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, यानी रासायनिक फल को पकाने में हम लोग कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम अगर कार्बाइड का सूत्र देखा जाए तो ये CaC2 होता है। क्या होता है? CaC2 होता है और यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो तरंग जो होती हैं पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती है। किससे परावर्तित होती हैं? तो पृथ्वी के आयन मंडल से ये परावर्तित होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये मंडल से 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होती है। क्या होता है? 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य क्या होता है? यह स्थित होता है। और ये हवा यहाँ से हवा विद्युत आवेशित होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा, लंबा है। क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ये कथन है। कारण कह रहा है
कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है, या बी, कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। देखिए क्या होता है, कथन सही है लेकिन जो कारण है वो गलत है। कथन सही है कि चंद्रमा पर मानव का वजन जो होता है पृथ्वी की तुलना में 1/6 बात हो, ये तो कथन सही है, लेकिन चंद्रमा पर ये जो कथन है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये कारण जो है गलत है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति क्या हो जाएगी, यानी एफ का वैल्यू कितना दे दिया है यहाँ, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी क्या होती है, P बराबर 1/f होता है। क्या होता है, अब 50 सेंटीमीटर दिया है तो डायोप्टर निकालने के लिए इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50/100 यानी कि 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। एफ क्या हो गया, 1/2 मीटर। तो उत्तर लेंस की शक्ति होती है P बराबर 1/f। ये हो जाएगा 1/1/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर यानी कि 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में किन्हीं 2 आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं, तो किस में 8 तत्व होते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 2 और 3 आवर्त में, 2 और 3 आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो 8 तत्व होते हैं। क्या तत्व होते हैं, 8 तत्व होते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। डैश सबसे नमनीय तन्यशील धातु है, तो सबसे नमनीय या तन्यशील धातु की बात की जाए तो कौन सा होता है, तो सोना यानी कि एरम एयू जो होता है, एयू जो होता है सबसे तन्यशील धातु होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। सोना का निष्कर्षण जो होता है मुख्यतः कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट से किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है, स्रावित नहीं होता है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है, यह गंधहीन रंगहीन पदार्थ है जो जल के साथ क्या होता है, विलय होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि टेरिफाइड डैश होते हैं, तो टेरिफाइड क्या होते हैं, तो टेरिफाइड जो होते हैं ये बीज रहित संवहनी पौधा होते हैं, ये बीज रहित संवहनी पौधा होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, तो कौन ऑक्साइड जो होते हैं अम्लों के साथ साथ, तो देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं, उभयधर्मी जो होते हैं वो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि केले का खाने योग्य हिस्सा क्या होता है, तो केले का खाने योग्य भाग जो होता है, जो अंदर वाला फल होता है, अंतःफल कह सकते हैं, अंतःफल भित्ति या मध्य फलाभित्ति जो होता है, अंतःफल भित्ति या मध्य फलाभित्ति जो होता है वही खाने योग्य होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे आप भी जानते हैं कि अंदर वाला चीज़ ही खाना होता है केला का, ठीक है, और उसका छिलका छिलके फेंक देना होता है। ठीक है, चलिए यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति में क्या अंतर आता है, यदि तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति क्या हो जाएगी, ये भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक ऊर्जा होती है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। संवेग की इकाई क्या होती है, संवेग की इकाई होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, संवेग का मतलब होता है इस वस्तु के द्रव्यमान P बराबर mv होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, और संवेग एक सदिश राशि होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा,
तो CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, तो पहले तो CO2 का हम देख ले, C का कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 गुना 16, 16 दूना 32 बार कितना हो जाएगा 44, तो ये हो जाएगा 44 गुना 10 440। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्रुप के रूप में है। तो कार्बन का कौन सा, जो देखिए फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन भी एक कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है। तो कार्बन का एक अपरूप जियोडेसिक ग्रुप के रूप में है, तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धारीदार पेशियां डैश होती हैं। तो धारीदार पेशियां क्या होती है, ये बहुनाभिक होती हैं। क्या होती हैं, धारीदार पेशियां ये बहुनाभिक होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। धारीदार पेशियां को कंकाल पेशी भी कहा जाता है। ये पेशियां जो होती हैं बहुत लंबी, समानांतर और बेलनाकार रेशों की बनी होती है। यह बहुकेंद्रीय संरचना है जिसमें केंद्रक किनारे पर पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डिओडेनम डैश का भाग होता है। तो डिओडेनम क्या होता है, ये छोटी आंत का भाग होता है। किसका भाग होता है, ये छोटी आंत का भाग होता है। तो ऑप्शन ए जो हो गया आपका सही आंसर हो जाएगा। यह यू की तरह मुड़ा होता है जिसे ग्रहणी या पकवासे कहते हैं, और ग्रहणी की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबे भाग को इलियम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि फेल्सपार अयस्क है। फेल्सपार जो अयस्क होता है ये किसका होता है, तो ये एल्युमिनियम का होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जिन खनिजों से धातु अधिक मात्रा में प्राप्त की जाती है उनको अयस्क कहा जाता है। और एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क की बात की जाए तो बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलेट, एल्यूमिनेट, ये सब क्या है, अयस्क हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस ईंधन को द्वितीय गौण ईंधन कहा जाता है। तो किस ईंधन को द्वितीय गौण ईंधन कहा जाता है, तो ये कोयला गैस को द्वितीय गौण ईंधन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ईंधन ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ संयोग कर काफ़ी ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान क्या होता है। तो सेल्सियस ताप के पैमाने पर परम शून्य का मान अगर -273 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिन तीक्ष्ण आवाज़ उतनी ही ऊंचाई होगी उसकी क्या हो जाएगा, उसकी आवृत्ति, जिसकी तीक्ष्ण श्रील आवाज़ होगी उतनी ही उसके क्या हो जाएगी, आवृत्ति होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि गति प्रेरक पेसमेकर निम्न में से किससे संबंधित होता है। तो पेसमेकर जो होता है ये आपका हृदय से संबंधित होता है। पेसमेकर जो होता है, एक मिनट रुक जाइए, अचानक पता नहीं क्या हो गया। हाँ चलिए, पेसमेकर जो होता है ये हृदय से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। गुर्दे का लगभग 150 ग्राम वेट होता है। कितना होता है, 150 ग्राम होता है। हृदय की गति को चलाने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है और हृदय की रक्तचाप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट है। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।